Well, Okay. okay. So, Hello, sir. Nice to see you. thank you, and also, and सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। एक तरह से एक बड़े संघर्ष के बाद जो है एक आपने बड़ी सफलता हासिल की है। वैसे सफलता हमेशा कंपैरेटिवली रहती है, किसी के लिए कोई सफलता बड़ी होती है, किसी के लिए कोई, लेकिन आपने काफी मेहनत किया इसके लिए और वो रिजल्ट में कन्वर्ट हुआ, ये अच्छी बात है। और आपके घर के लोग भी काफी आशाएं रखे होंगे। इसकी स्टार्टिंग हम लोग कुछ क्वेश्चन फॉर्म में बात करेंगे। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन का जवाब आप देंगे कि 2 महीने पहले जब आपसे बात हुई थी, जी। उस समय की जो मानसिकता है और रिजल्ट के बाद की जो मानसिकता है, इसमें जी क्या अंतर आप पाती हैं? सर, 2 महीने पहले जब मैंने आपसे पहली बार बात की थी फोन पे, यूट्यूब से आपका नंबर लेके, जी तो काफी घबराए हुए थे। रिजल्ट को लेकर के काफी सारी चीजें चल रही थी दिमाग में, क्योंकि कट ऑफ से ज्यादा नंबर थे नहीं मेरे ऊपर। गर्ल्स कैटेगरी में 6 नंबर ज्यादा थे और ओवरऑल 4 नंबर ज्यादा थे। तो काफी कुछ इंटरव्यू के ऊपर निर्भर था। लेकिन मैंने आपसे जितने भी बार और जितनी भी समय मैंने आपको परेशान किया है, आपने कॉल पिक किया है और आपने बहुत अच्छे से, साइकोलॉजिकल बूस्ट की जरूरत होती है बेसिकली इस टाइम पे, कि आपको बताए कोई कि नहीं आप कर ले जाओगे। तो इस जी लेवल पे मुझे लगता है कि आपने काफी हेल्प करी। एक मोरल सपोर्ट जो चाहिए था वो आपसे मिला सर। और रिजल्ट आने के बाद भी टीचर्स में मैंने सबसे पहले आपसे बात की, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस जर्नी में आपका काफी ज्यादा साथ रहा। और मुझे रिजल्ट आने के बाद खुशी तो होती ही है सर। जरूर जरूर, मुझे आपका पहला जो बातचीत हुआ था, आपने एक लाइन इस्तेमाल किया था उस दिन कि सर मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए या छोड़ दो, इस बार चांस क्या लग जी। रहा है इतने मार्क्स पे। बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को देखेंगे तो जी गर्ल्स में 73 74 पर इतनी होड़ थी, बहुत सारी, जी कह जी सकते हैं कि रिजल्ट इसके आसपास था। और मैं सबसे जी यही बात कहा कि देखिए अभी इतने पे ना तो आप यस हो ना तो नो हो, इंटरव्यू की परफॉर्मेंस जी आपकी डिसाइड करेगी। बल्कि दुखद बात ये भी जी कह सकते हैं किसी नंबर पे कुछ गर्ल्स हैं जिनका नहीं भी हुआ है, तो ये बहुत बड़ा जी जी डिसाइडर रहा इंटरव्यू जो है। जी दूसरा जी जो है, एक एक करके अगर हम बात करें, पेपर 1 को लेकर जी के बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है बच्चों के बीच में कि जी पेपर 1 में ज्यादा मार्क्स कितना रहे तो ठीक है, इतना रहे तो नहीं ठीक है, कहाँ से पढ़े कैसे जी पढ़े। आपने इसकी प्रिपरेशन में क्या सोर्स इस्तेमाल किया था, इसको आप एक बार बता सकते हैं? जी वैसे सर, सोर्स की। जी आपके आंसर से पहले मैं ऐड कर दूं कि एक हमारी क्लासेस भी जी चलती हैं। जब भी इसके बारे जी में जी नोटिफिकेशन आता है उसके साथ साथ, जैसे कि अभी 5 अगस्त से पेपर 1 की क्लासेज जी स्टार्ट होने वाली हैं, तो जो लोग ऐसे देख रहे होंगे वो जुड़ेंगे भी। आपने कैसे किया, आप जी इसे जी बताएंगे? सर, मैं वैसे भी एग्जाम्स वगैरह देती रहती हूँ, तो जीएस के साथ इतना कोई इशू नहीं था मेरा। और सोर्सेज की बात अगर करें तो मैंने घटना चक्र अच्छे से लगाई थी। ओके। हिस्ट्री की घटना चक्र, ज्योग्राफी की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, और लूसेंट पूरी अच्छे से पढ़ी थी। और करंट के लिए थोड़ा सा वही डेली न्यूज़पेपर, और अपना ऑप्शनल के लिए तो जो सोर्सेज, जो किताबें हमारी बेसिक टेक्स्ट बुक है, वो अच्छे से करी थी। और वन लाइनर के लिए भी एक क्वेश्चन बैंक टाइप मार्केट में मिलती है, या फिर बहुत सारे लोग अब यूट्यूब पर भी इससे रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, आपके भी हैं। आप सिविल सर्विस से भी रिलेटेड हैं, सिविल सर्विस की भी प्रिपरेशन किया है आपने? आ, जी सर, मैंने की है उसकी भी प्रिपरेशन। तो मेरा बैकग्राउंड रहा है जीएस वगैरह पढ़ने का, तो मुझे इतनी दिक्कत हुई नहीं जीएस के पेपर में। ठीक है। पेपर 1 जी तो एक तरह से कंसाइज फॉर्म में 5-7 क्वेश्चन का फर्क होता है, बल्कि बड़ा फर्क है, कम नहीं है। थोड़ा सा वर्क किया जी जाए तो इसमें हम अच्छे से 25 26 27 तक जा सकते हैं। पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के बच्चों के लिए बहुत बड़ा
मुश्किल एक कह सकते हैं कि पार्ट होता है। और इस बार जैसा पेपर आया, सब लोगों ने एक बड़ी धूम जी। मचा दी कि बड़ा आसान पेपर आया था, मेरिट ये जाएगा वो जाएगा, रिटन होगा या नहीं होगा। पेपर के अगले दिन जो सोशल मीडिया पे हलचल थी इसे लेकर के, कभी कभी तो ऐसा महसूस जी होने लगा 1-2 घंटे की कहीं 80 पार न चला जाए कट ऑफ जो है। जी 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 तो इसके लिए आपने सोर्स में क्या क्या इस्तेमाल किया? जैसे अगर हम अलग अलग बात करें, आईआर की बात हो जी या वेस्टर्न थॉट हो, जी इंडियन थॉट हो, कंपैरेटिव थ्योरी हो, पब्लिक एड हो या जी इंडियन पॉलिटी हो, क्या क्या सोर्स आपने लिया है जी इसमें? सर। सर पहले तो मैंने पूरा सिलेबस अच्छे से ले लिया यूपीएससी की वेबसाइट से, फिर उसको मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ओके। पहले मैंने थिंकर्स को पढ़ना स्टार्ट किया। थिंकर्स में पहले वेस्टर्न थिंकर्स, उसके बाद इंडियन थिंकर्स। इनके लिए मैंने ओपी गाबा की किताब हम्म। और एक मुखर्जी मैम की बुक चलती है डीयू में, सुशीला गोस्वामी मैम की, जी ठीक है। हाँ, एक और आथर करके मोटिस बुक, वो मैंने किया है। हम्म। प्यार के लिए सर ग्लोबलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स करके बेलिस स्मिथ की बुक है, मैंने आया पूरा वहां से किया था। हम्म। और पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट्स के लिए मैंने दो बुक रखी थी, एक एंड्रू हेविट को पढ़ा था और दूसरा ओपी गाबा की बुक। और कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के लिए भी मैंने एक जेसी जौहरी सर की बुक है, जेसी जौहरी पढ़ी थी मैंने। और इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ी थी, और आर्ट लेक्चर्स भी हैं कुछ थोड़े आपने बहुत आपके चैनल पे, कम और यूट्यूब पे भी कंपैरेटिव, थोड़ा बहुत। अगर हम कंपैरेटिव थ्योरी की बात करें, कंपैरेटिव पॉलिटिकल जी। थ्योरी, तो इसमें कुछ कोई खास देश है जहां का पॉलिटिकल सिस्टम पे आपने खास फोकस किया है? और नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन ये है कि जो बेसिक चीजें हैं, अगर कंपैरिजन की बात करें तो हमें ये तो पता ही होना चाहिए कि रूल ऑफ लॉ किस कंट्री से लिया गया है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कहाँ से लिया गया है, राज्यसभा में मेंबर्स का नॉमिनेशन होता है वो कहाँ से लिया गया है, इमरजेंसी कहाँ से लिया गया है। तो ये सारी चीजें तो कंपाइल्ड फॉर्म में लक्ष्मीकांत की बुक में भी मिल जाएंगी, चैप्टर में टेबल में बना के रखा हुआ, अलग से इसके लिए कुछ नहीं किया ठीक है। एक जो है, मैंने। जैसे जो बच्चे अभी हाल फिलहाल में जी नेट पास करते हैं, अभी पोस्ट ग्रेजुएशन जी में है और तुरंत वो नेट भी पास कर लेते हैं, तो उनके पास एक बड़ी कॉमन जी क्वेश्चन मेरे पास आता है। आप जी समझिए कि ये क्वेश्चन 50 से ज्यादा बच्चों ने मेरे से पूछ लिया है, मैं आपसे भी चाहूंगा। जी मैं समझ गई। जी क्वेश्चन ये है कि अगर एक यूनिट हमारा कमजोर है, एक यूनिट हम कम जी पढ़े हैं, एक यूनिट हमारी जी जी यूनिवर्सिटी में था ही नहीं, तो क्या हम उसके बिना भी इस रिजल्ट को निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? जैसे मैंने अपने एक्सपीरियंस से लिया है पॉलिटिकल साइंस का, इस बार बड़ी संख्या जो है हमारे साथ जुड़ी थी, उनमें मैक्सिमम बच्चों जी का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वीक था। वो ये कहते जी थे सर अभी तैयार नहीं किए हैं, अभी बाद में करेंगे, थोड़ा सा लास्ट में हम सोचे जी हैं जी कि रिवीजन करें। तो क्या इसके बिना काम चल सकता है कि नहीं? सर देखिए, पहली चीज तो मैं ये बता दूं, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं तो अगर आपने नहीं किया है तो बाकी के 100 लोग और होंगे जिन्होंने सारी चीजें करी हुई हैं और आपको उनके साथ कम्पीट करना है। तो आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि पूरा का पूरा सेगमेंट ही आप बैठ कर छोड़ दो। ऐसा हो सकता है कि ठीक है, पबेट आपका थोड़ा सा कमजोर है, चलेगा, लेकिन एकदम छोड़ देना मुझे लगता है कि सही अप्रोच नहीं होगा। और पबेट की बात जहां तक रही, मुझे भी इस सेगमेंट में प्रॉब्लम थी, अभी भी है। तो ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ चैप्टर्स उसके टारगेट कर लिए जाएं, जैसे जो फर्स्ट वाला चैप्टर होता है जिसमें पूरा डेवलपमेंट कैसे हुआ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है, और तो दूसरा ये चैप्टर ऑर्गेनाइजेशन वाला है। हाँ, मतलब और आप प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल का मेन जी प्रिंसिपल वाले जो पार्ट है, हाँ मोटिवेशन है, ऑर्गेनाइजिंग है, जी स्टाफ जी डायरेक्टिंग, जी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जी आप इनकी बात कर रही हैं। मतलब जीरो ना हो, और अगर हम एक हाँ वर्ड में कहना चाहें तो छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। जी जी आप बिल्कुल नहीं। अपनी पूरी एफर्ट के साथ वहां जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। जी बिल्कुल सही। अगर हम आखिरी पड़ाव इंटरव्यू की बात करें, तो जी इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपने किस तरीके से किया?
और क्या क्या चैलेंजेस आपने इसमें फेस किया, अगर आप उसको शेयर कर पाए। सर इंटरव्यू में तो सबसे बड़ा, मैं बहुत डरी हुई थी इंटरव्यू को लेकर के, क्योंकि मुझे पता था कि कट ऑफ से ज्यादा आगे नहीं है। तो मैंने आपको, मुझे लग रहा है कि रिजल्ट आने के बाद इंटरव्यू के दरमियान मैंने आपको कम से कम 4-5 बार तो फोन किए हैं। तो जी। और ये था कि काम रहना है, कंपोस्ट रहना है, जो कुछ भी अभी तक पढ़ा है उसको अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाऊं, मैं वहां पे जाके फ्रीज ना हो जाऊं, और कहीं रिटर्न के मार्क्स को लेकर के मैं इंफीरियर ना फील करूं बाकी के लोगों के तुलना में। तो मैंने इसके लिए ना कुछ चीजें करी थी। मेरे रूम में मिरर लगा हुआ है बड़ा सा, और चेयर के सामने बैठ जाते थे, और तकरीबन 15 से 20 मिनट की रिहर्सल मैंने करी है। इंटरव्यू स्टार्ट होने के 15 दिन पहले से मैंने शुरू कर दिया था, और इंटरव्यू के दिन तक भी मैंने ये किया है। तो इससे काफी हेल्प मिली, क्योंकि जब आप खुद को वॉच कर रहे होते हो, कई बार क्या होता है कि हम इंटरव्यू के लिए बैठे होते हैं, कभी हमारे हैंड्स का मूवमेंट अच्छा नहीं होता है, कभी कभी हमारे पैर हिल रहे होते हैं, कभी कभी हम आई कांटेक्ट करके बात नहीं कर रहे होते हैं, कभी कभी हमारी वॉइस फंबल हो रही होती है, कभी कभी क्या होता है कि चीजें हमने पढ़ी हुई होती हैं लेकिन अच्छे शब्दों में उनको बता नहीं पाते हैं। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस से दूर होंगी। और अगर किसी को लग रहा है कि खुद से नहीं ठीक हो पा रही हैं, तो मुझे लग रहा है मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लेना चाहिए। एक मॉक इंटरव्यू आप कर सकते हैं अगर आपसे खुद से चीजें हैंडल नहीं हो पा रही, इसमें कोई बुराई नहीं है। जी बिल्कुल, कुछ जी कॉमन चीजें होती हैं इंटरव्यू में, जिसमें जी हैंड जी मूविंग, आइज कांटेक्ट, बॉडी जो है सेंटर्ड, सिटिंग पोजीशन, एंट्री एग्जिट, मतलब ये सब चीजें जो है ठीक होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। जी इसमें क्या होता है कि कई बच्चों को ये चीजें इंटरव्यू में नहीं ध्यान दिया जाता है, कई ऐसा हमें बोर्ड मिल जाता है जहां पर वो इन सब चीजों को ध्यान में नहीं देता, युद्ध को जीता है। चलिए खैर, जी, आप कह सकते हैं। उस उस दिन का एक्सपीरियंस हर किसी के माइंड में एक कंफ्यूजन जैसा रहता है। आप उस दिन का जी जी अनुभव कैसा रहा जिस दिन आपका इंटरव्यू था, आप उसे शेयर कर सकते हैं। सर, मैं इंटरव्यू में दिल्ली में थी, तो मैं एक दिन पहले चली गई थी। मेरा इंटरव्यू 6 जुलाई को था, और मैं 5 जुलाई की सुबह में 5 बजे सुबह पहुंच गई थी प्रयागराज, और उसके बाद होटल जा करके फ्रेश हो करके फिर हम भी 9 बजे पहुंच गए थे कमीशन के गेट के पास। और आप वहां एक दिन फिर हम पहले गई थी। खड़े रहे। जी, एक, एक दिन पहले हम पहुंच ठीक गए है, थे, ठीक है। और कमीशन पे भी पहुंच गए थे। तो जिन कैंडिडेट्स का 5 जुलाई को होना था, हम्म। उनसे बातचीत वगैरह करने की कोशिश की, और फिर दोपहर में होटल वापस चले आए, खाना खाया, उसके बाद फिर चले गए वहीं पे कमीशन के सामने ही। तब तक जिन लोगों के इंटरव्यू हो चुके थे वो लोग बाहर भी निकल रहे थे, तो मैंने उन लोगों से बातचीत करके पूछने की कोशिश भी करी कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, हम्म। और क्या क्या चीजें मुझे ध्यान देनी चाहिए। तो ये काफी हेल्पफुल रहा, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो एक दिन पहले निकल जाइए, इंटरेक्शन करना चाहिए जिन लोगों ने ऑलरेडी इंटरव्यू दिया है। और जिस दिन मेरा इंटरव्यू था, अगले दिन 6 जुलाई को, उस दिन हम सर 8:30 बजे पहुंच गए थे कमीशन, और 9 सवा 9 पे एंट्री भी स्टार्ट हो गई थी। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे पहले हुआ, फिर हम लोग हॉल में बैठा दिए गए, और मेरा नंबर सर 1:30 बजे आया था दोपहर में, और 1:30 से 1:45 के बीच में मेरा इंटरव्यू चला था। और मेरा इंटरव्यू बोर्ड नंबर 3 में था। ठीक जब है। मेरा नंबर आया, जी, मैं आगे कंटिन्यू करूं? हाँ, आप कंटिन्यू करें प्लीज। जी, जब मेरा नंबर आया तो फिर मैंने दरवाजे के पास जाके पूछा, मे आई कम इन सर? और जब उन्होंने इन आने को बोला तो मैं अंदर गई और बैठने को बोला। मैंने सबको विश किया पहले, गुड आफ्टरनून, एंड देन दे आस्क्ड मी टू सिट, और मैंने थैंक यू बोला और मैं बैठ गई। और मेरा पीएचडी भी है, तो मैं पीएचडी की थीसिस लेकर के गई थी, वो मैंने टेबल पर रखी। एक मेंबर ने मेरी थीसिस उठा ली और वो देख रहे थे, और जो चेयर थे उन्होंने मेरे बारे में इंट्रोड्यूस कराना शुरू किया मुझे पैनल के बाकी के लोगों से। मेरा नाम वगैरह बोला, मेरा हाई स्कूल में परसेंटेज, इंटर में परसेंटेज, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सारी चीजें पूछी।
यहाँ और पे उसके बाद मैं सवाल आपको जवाब शुरू रोकना होगा। चाहूंगा। जी क्या जी उन्होंने जी। आपका नाम भी पूछा था या नाम देखा था? सर एक्चुअली नेम तो मेरी पीएचडी थीसिस में अंदर जब डिक्लेरेशन वाला जो पेज होता है उसमें लिखा था, तो इस वजह से उन्होंने मेरा नाम बोला था। अदरवाइज तो उन्होंने क्वालिफिकेशन ही देखी थी, नाम पे उतना जोर नहीं दिया था। जैसे कई सारे बोर्ड में ऐसा हुआ है कि उन्होंने नाम जी बताने से मना खुद कर दिया है इंटरव्यू देने से पहले कि आप नाम वगैरह मत बताइएगा, और जी काफी चीजें, पर्सनल चीजें वो पहले ही रिस्ट्रिक्ट कर देते थे। मतलब आपके जी साथ जी उन्होंने इसको देखा। चलिए ठीक है, आगे आप कंटिन्यू कर जी सकते हैं। जी। उसके बाद फिर उन्होंने क्वेश्चंस पूछने शुरू किए। पहले तो पूछा जिस इंस्टीट्यूशन से मैं पास आउट हूँ वहाँ के वीसी का नाम पूछा, और फिर यूजीसी के चेयरमैन का नाम पूछा, फिर भारत के शिक्षा मंत्री कौन है ये पूछा, और उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में थोड़ा डिस्कशन हुआ। फिर इतने सवाल चेयर ने पूछे थे, फिर उन्होंने मेंबर्स को इशारा किया कि आप लोग पूछे। तो एक जो सबसे उम्र दराज सर थे उन्होंने पूछना स्टार्ट किया। उन्होंने मेरी थीसिस साथ में ली और कहा इसका रिलेवेंस क्या है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या रिलेवेंस है, वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या रिलेवेंस है। मैंने उनको बताया। फिर उन्होंने एक दूसरा क्वेश्चन पुट किया, एथिक्स को पॉलिटिक्स में कहाँ तक अप्लाई किया जा सकता है। और फिर अगला क्वेश्चन इनका ये था कि अगर एथिक्स को फॉलो नहीं करते हैं, इंडिया कहाँ तक एथिक्स को फॉलो करता है अपने फॉरेन पॉलिसी, और अगर नहीं फॉलो करता है तो फिर एथिक्स को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस क्यों देता है। ऐसे करके उन्होंने करीब ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस थे, बेसिकली ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं थे। 5-6 क्वेश्चन उन्होंने इससे पूछे। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरे मेंबर को इशारा किया, तो उन्होंने पूछा नेशन और नेशन स्टेट में डिफरेंस, फिर भीमराव अम्बेडकर का नेशन का कॉन्सेप्ट, और फिर पूछा कि भीमराव अम्बेडकर जी ने किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाने की बात की थी। और उसके बाद तीसरे मेंबर को बोला पूछने को, तो तीसरे मेंबर जो थे उन्होंने पूछा लाइबर्टेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है, वो मैंने बताया। फिर उन्होंने रॉबर्ट नॉजिक के बारे में पूछा। फिर उन्होंने पूछा कि रॉबर्ट नॉजिक ने जॉन रॉल्स की जस्टिस थियरी को क्रिटिसाइज किया था, वो क्रिटिसिज्म क्या क्या है। और जब इतना हो गया तो फिर जो चेयर थे सर, उन्होंने कहा कि बोर्ड के पास जाइए और कोई एक टॉपिक पढ़ा कर लिखोगे। तो मैं बोर्ड के पास गई, मैंने मार्कर लिया, मैंने डस्टर उठाया, और उसके बाद बोर्ड पे मैंने लिखा एंटी डिफेक्शन एक्ट। और एंटी डिफेक्शन एक्ट के बाद मैंने एरो बना करके उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि पहले प्रोविजंस मैंने डिस्कस किए, सेकंड नंबर पे एक्सेप्शंस, और थर्ड नंबर पे इस एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस। और स्टार्ट करने से पहले मैंने ये बोला कि सर अभी ये न्यूज में है, इसलिए मैं इस टॉपिक को पढ़ाना चाह रही हूँ। और ये हो गया, तकरीबन 1.5-2 मिनट चला, और उन्होंने मेरी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जो मैंने पढ़ाया। और उसके बाद मैं वापस आई। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आपका इंटरव्यू हो चुका है। और जब मैं वापस आ रही थी तो चेयर ने मुझे ऑल द बेस्ट बोला, ऑल द बेस्ट बेटा। मैंने एक स्माइल पास की, उन्होंने किया, और बाकी के 2 मेंबर्स थे उन्होंने भी मुझे स्माइल पास की, मैंने भी स्माइल बैक में पास करी, तुमको थैंक यू बोला, एंड आई केम आउटसाइड। बिल्कुल, बहुत सारे सब्जेक्ट में, इवन आपके सब्जेक्ट में भी ऐसा हुआ है कि बोर्ड पे जो पढ़ाया जाता था उस पर जी क्रॉस क्वेश्चन वो लोग जरूर करते हैं, और कभी कभी पूरा इंटरव्यू उसी पे खिंच जाता है। लेकिन आपके जी साथ ये बिल्कुल अलग हुआ कि उस जी टॉपिक पे उन्होंने बात ही नहीं किया। ये काफी जी। कह सकते हैं कि एक डिफरेंट पॉइंट रहा। अगर हम आखिरी, और जी बिल्कुल जी प्लीज जी कंटिन्यू करें। जी। सर मुझे ऐसा लगता है कि एंटी मैंने ये सोचा था कि मैं सिंपल सा टॉपिक बोर्ड के लिए चूज करूंगी जो अगर पढ़ाने को बोलेंगे, एक डेमो क्लास टाइप लेने का। और एंटी डिफेक्शन एक्ट इस टाइम न्यूज में भी था और छोटा टॉपिक है, मैं 2 से 3 मिनट में इसके प्रोविजंस आसानी से, जो मेन चीजें हैं बोलने वाली, वो खत्म हो जाएंगी। इसलिए मैंने ये चुना था। तो सारी चीजें आई थिंक डिलीवर हो गई थी। हालांकि क्रॉस क्वेश्चंस हो सकते थे, लेकिन चूंकि वो पहले ही मुझसे 13-14 क्वेश्चन के आसपास पूछ चुके थे,
बिल्कुल। तो फिर तो हो सकता है कि इसलिए ना ये पूछा हो, नहीं, जो भी रीजन रहा। ये मेन कारण था क्योंकि समय सीमा समाप्त हो गई थी और जी बहुत ज्यादा वो नहीं पूछ सकते थे। जो लोग देख जी। रहे हैं वीडियो उनसे मतलब इस बार क्या हुआ, बहुत सारे बच्चे प्रस्तावना तैयार किए थे। मतलब ओके। ये समझ लीजिए जैसे एक खास स्टेट में 1 जनवरी डेट ऑफ बर्थ होता है, उसी तरह से उसी तरह से इस बार 22 के इस इंटरव्यू में एक बड़ी जी संख्या में प्रस्तावना तैयार करके गया था, जिसमें से बहुत जी। सारे लोगों का रिजल्ट भी हुआ है। अभी कल एक वीडियो ओके। अपलोड होगी जिन्होंने प्रस्तावना पे पढ़ाया भी है, और बहुत जी सारे लोगों का रिजल्ट नहीं भी हुआ है। तो इसमें थोड़ा सा हर बार एक स्ट्रेटजी अलग अलग होती है। जब भी हम जी इंटरव्यू दें तो उसमें हमें उस सिचुएशन को जरूर रीड करना चाहिए कि इस बार हमें क्या ठीक रहेगा, और उसके जी। अकॉर्डिंग थोड़ा सा काम पहले करना होता है। कई बार तो पॉलिटिकल साइंस में बच्चे मेरे पास कॉल करते थे कि सर अभी तो 1 महीना है, कब से हम इंटरव्यू की जी प्रिपरेशन करें। मतलब ये हंसी वाली बात हो जाती है। इंटरव्यू जी सिर्फ आपके व्यक्तित्व का चेक नहीं होता है, इसमें नॉलेज भी चेक होती जी। है। उसमें भी हायर एजुकेशन, बिल्कुल। जहाँ पर आपसे फैक्ट पूछे जाते हैं, बुकों के नाम पूछे जाते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर का नाम या यूजीसी के मेंबर का नाम, ये सब पर्सनालिटी टेस्ट नहीं है, यहाँ पर नॉलेज भी है और आपका पर्सनालिटी दोनों का टेस्ट होता है। इसलिए इसकी जी प्रिपरेशन भी काफी पहले होना चाहिए। चलिए आखिरी के अगर हम दो जी क्वेश्चनों पे बात करें, एक तो जी आपकी भी अभी हमें दिखाई दे रहा है कि रिजल्ट आ गया है और आप एक सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं, लेकिन आपकी लाइफ में जी भी कोई ऐसा साल या कोई ऐसा सिचुएशन, कोई ऐसा ईयर या क्लास गया होगा जिसमें आप जी। काफी परेशानी का सामना किए होंगे। एक कहा जाता है कि संकट का वो टाइम था। अगर आप उसे जी शेयर करना चाहें जिससे आपने काफी कुछ सीखा हो लाइफ में, तो आप जी। किस उस मोमेंट को करना चाहेंगे? अ, मुझे ऐसा लगता है कि सर पीएचडी कंप्लीट होने के बाद अगर आपके हाथ में जॉब नहीं होती है तो थोड़ी सी सिचुएशन बहुत ही अजीब सी हो जाती है, थोड़ी सी बिल्कुल लोग, सोसाइटी को फेस करना और फिर घर लोग वालों के एक्सपेक्टेशंस। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, लोग और ऐसा ये करते हैं कि, एडवर्टीजमेंट 2020 का है। जी बिल्कुल जी लोग सर। जी आशा बोलिए रखते सर। हैं कि अब तो सब कर लिया आपने, एमए कर जी लिया, जी। नेट जेआरएफ कर लिया, पीएचडी कर लिया, अब कितना पढ़ना है। घर जी वालों जी। से ज्यादा जिम्मेदारी समाज बिल्कुल लेके सर। चलता है कि ये तो हमारे समाज के लिए जो हमने इतना किया नहीं कुछ की, ये बात सही है। और स्पेशली देखो, सफलता जल्दी और लेट में सिर्फ हमारी जी पढ़ाई और मेहनत नहीं मायने रखती है, हमारा जी जी गाइडेंस, हमारा बैकग्राउंड। अब मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद एनसीईआरटी पढ़ते हैं। ये इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, वो जिस समाज जी से, अपने आसपास के माहौल से गाइडेंस लिए हैं, उसके बाद उन्हें लगा कि ये जरूरी बुक है, पढ़ना चाहिए, तब वो पढ़ते हैं। उनकी काउंटिंग तो वहां जी से होना चाहिए। तो इसलिए भी थोड़ा सा लेट या जी पहले ये सब चीजें चलती है। अगर हम एक आखिरी क्वेश्चन पे बात करें कि आपकी इस पूरी जी जर्नी में, वहां से लेकर यहाँ जी। तक में बहुत सारे लोगों ने आपका सहयोग भी दिया होगा, जी जिसे आप बिल्कुल निश्चित तौर पे भुलाना नहीं चाहेंगी। अगर आप उनका नाम लेना चाहें तो ले सकती हैं, जिनसे आपको मदद मिला हो, जी। चाहे वो शब्द हो चाहे वो व्यक्ति हो, कोई भी। सर पहला तो ये है कि अभी ना एजुकेशन में कोमोडिफिकेशन बहुत ज्यादा हो चुका है। तो बिना पैसे लिए अगर कोई आपकी हेल्प करता है जिस टाइम आपके पास वाकई में पैसे ना हो, तो आई थिंक कुछ लोगों के नाम मैं लेना चाहूंगी सर। सबसे पहले तो आपका नाम, क्योंकि आपको मैंने बहुत बार फोन करके परेशान किया है। और उसके बाद एक गाइडेंस के लिए कि कहीं मेरे ये डायरेक्शन गलत तो नहीं जा रही, मैं कुछ आउट ऑफ द सिलेबस तो नहीं पढ़ रही हूँ। इसके लिए मेरी एक सीनियर है, सोनम चौधरी दीदी, उनसे मैंने कई बार बात की है। और तो सर बाकी यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह हैं, एक वो सब देखे हैं।
बाकी मम्मी पापा का हमेशा डेली उनसे बात करते थे जब भी लो फील करते थे। और मेरा एक छोटा भाई है, मेरी एक छोटी बहन है, उनसे बात करते थे। बाकी इससे ज्यादा किसी से टच में नहीं रहे। चलिए, देखिए सभी का सहयोग जो होता है उसमें जी हम मोमेंट सारे नहीं याद रख सकते, लेकिन मेरा मानना है कि हमसे जुड़े स्पेशली जो फैमिली मेंबर हैं, माँ बाप, जी जी उनके बारे में हम कोई काउंटिंग नहीं कर सकते कि कितना कंट्रीब्यूशन उन्होंने हमारे लिए दिया है। जी और बिल्कुल। निश्चित तौर पे वो पल हमें याद नहीं रहेगा, लेकिन वो कंट्रीब्यूशन ही है सब कुछ मिला करके जो हमें जी मेहनत जी करने के लिए मजबूर किया, और उस मेहनत के बल पर आज हम इस रिजल्ट तक आए हैं। तो अपर्णा, काफी अच्छा लगा। और आपकी संघर्ष की कहानी हम लोग पहले भी बात किए हैं, इसलिए ये जी उल्लास, ये खुशी मुझे और मेरी टीम को और भी ज्यादा बढ़ा जब आपने कहा कि सर मेरा रिजल्ट हो गया है। और जी हम आशा रखेंगे कि अभी और भी जो भी आपके टारगेट हो उसे आप निश्चित तौर पे जी पूरी हैप्पीनेस के साथ पूरा करें। और एक सजेशन जरूर है कि आप जी बच्चों सर। को बच्चों को आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हम क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो उन क्लासों में कई ऐसे बच्चे हैं जिनके पास बी ऑप्शन होता ही नहीं है। उनके पास एक ही जी ऑप्शन है, सर। वो टीचर। अगर वो अच्छे से जी पढ़ाता है तो उनका करियर आप जैसा हो जाएगा, और नहीं पढ़ाने पर वो कहीं और चले जाएंगे। तो जी अगर कुछ देना चाहें मुझे और इस समाज को तो आप ये जरूर जी दीजिएगा कि अपनी टीचिंग काफी अच्छी रखिएगा। बिल्कुल बेखौफ जैसे आप बात करती हैं, अपने विचारों को रखती हैं, तो वैसे आप वहां पर भी मजबूती से रखिएगा। सर, बिल्कुल मैं आपकी सलाह का पूरे तरीके से ध्यान रखूंगी। और बिल्कुल सर। जरूर। ठीक है जी। परना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, और हम फिर कभी जरूर इस बात पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच सर। आपने प्लेटफॉर्म पर स्पेस दिया, मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया। और पहली बार सर आपको देख रहे हैं डिजिटल मीडियम में ही सही, यूट्यूब के वीडियो पे तो बहुत देखा है बट अभी ऐसे पहली बार बात हो रही है सर। चलिए ठीक थैंक है, यू, हम अच्छा लोग। लगा आपसे बात करके। थैंक यू, थैंक यू। जी। थैंक यू सर।